हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूनिट सेकंड, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभी आज के लिए ट्रांसक्रिप्शन। अभी जीन की अभिव्यक्ति या इसको हम बोले तो अनुलेखन। सिंपल वे में अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा जो क्रिक ने दिया, हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा था, तो सेंट्रल डोगमा के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें चलते हैं तो अनुलेखन का मतलब हो गया सूचनाओं का प्रवाह डीएनए टू आरएनए के रूप में। ठीक है, और आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए जो हो गया वो डीएनए की ही एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है पूरा, दैट इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए हमें कई स्टेप्स में इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन बहुत जटिल प्रोसेस है, ठीक है, सटीक प्रोसेस है, जिसमें अनेक कारक, माध्यम, फैक्टर्स जो हैं वो इसमें क्या आते हैं, कार्य कर रहे हैं, प्लस एंजाइम्स। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट को समझने से पहले हम यहाँ पे पहले समझते हैं जीन क्या है, जिसके ऊपर किसी आरएनए की क्या हो रही है, कोडिंग। तो इसको सिंपल वर्डों में अगर अपन समझें तो पहले अपन ये कहते हैं कि मान लीजिए ये एक डीएनए सेगमेंट है। ठीक है, इस डीएनए सेगमेंट को अगर अपन लीनियर डायरेक्शन की बात करें तो ये हमने इस डीएनए सेगमेंट को बना दिया लीनियर। ये कुंडलित क्रम था और ये हो गया इसका रेखीय या सीढ़ी नुमा क्रम। तो इस डीएनए पे हमको किसी आरएनए संश्लेषण की बात करनी है, तो इसका मतलब ऐसे ही कहीं पे भी आरएनए का संश्लेषण नहीं होता। डीएनए का वो विशिष्ट खंड जो किसी प्रोटीन को कोड करने की क्षमता रखता है, इसको हम सिंपल वे में जीन मान लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ऐसे विशिष्ट क्रम का समूह होगा, विशिष्ट क्रम का समूह होगा। जैसे रेप्लिकेशन में हमने इस विशिष्ट क्रम समूह को 13 मर्स या 9 मर्स के नाम पे रिप्रेजेंट किया था, और इनकी लगातार रिपीटेटिव सीक्वेंस थी जिनको हमने नाम दिया ओराइसी, मतलब साइट ऑफ रेप्लिकेशन। तो उस साइट ऑफ रेप्लिकेशन को सबसे पहले एक फैक्टर
डीएनए ए ने ढूंढा और उसने ढूंढकर वहाँ पे हेलिकेज रिएक्शन को और टोपोआइसोमेरेज रिएक्शन को किया, उसी प्रकार डीएनए पे जब आरएनए कोड होने लगता है तो इन सारी चीज़ों की सूचना मिलती है एक सीक्वेंस के रूप में, और वो सीक्वेंस जो है या वो जो प्रोटीन है वो सूचना को आइडेंटिफाई करता है, वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है पॉइंट को। तो यहाँ पे प्रोमोटर नहीं, जो इनिशिएशन पॉइंट है वो डीएनए के समान कोई बहुत बड़ी 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड लंबी सीक्वेंस ना होकर एक सिंपल सी सीक्वेंस मानते हैं, और हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली ये मान लेते हैं कि यहाँ के कुछ विशिष्ट कोडोन्स जो हैं उनको हम इनिशिएशन मान रहे हैं, और इसी जगह को हम मानते हैं 0। तो 0 ना तो प्लस है ना ही माइनस, तो इस 0 से इधर की तरफ क्यों? क्योंकि प्रारंभ में ही ये कह दिया था कि हमेशा पॉलीमरेज की रिएक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी एक्टिवेशन जो है वो 5 से 3 दिशा में ही होती है, कभी भी 3 दिशा से 5 की ओर नहीं होती। ऐसे में डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों रज्जुओं पे एक साथ हो जाता है, परंतु यहाँ एक अलग ही सीक्वेंस है। तो यहाँ से यूँ कभी भी पॉलीमरेज नहीं जाएगा, हमेशा पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड को यूँ ही सेंस करेगा। यही कारण है कि डीएनए के दोनों ही रज्जु काम के हैं और दोनों के ऊपर ही सूचना हो सकती है, परंतु ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के दोनों में से केवल एक रज्जु 5 से 3 डायरेक्शन में ही काम आता है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं आता। तो जो 5 से 3 में पॉलीमरेज की रिएक्शन कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, और इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा एंटी सेंस स्ट्रैंड। यहाँ एंटी सेंस का मतलब कुछ बुक्स में या कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में नॉन सेंस के रूप में आ जाता है, तो हम इसे कभी भी नॉन सेंस नहीं कह सकते, क्योंकि सेंस का मतलब हो गया जिसमें उस चीज़ की अनुभूति है, ज्ञान है, पकड़ है, ठीक है, दैट इज सेंस। और एंटी सेंस का मतलब हो गया उसके सामने वाला जो अभी उसके काम नहीं आ रहा लेकिन बेकार नहीं है। नॉन सेंस अगर आप करोगे तो उसका मतलब हो गया बेकार, जिसमें कोई सेंस नहीं है या कोई सूचना नहीं है। तो ये स्ट्रैंड काम नहीं आ रहा है लेकिन ये डीएनए की संरचना बना रहा है। हाँ, जैसे इसमें जो कोडिंग्स हैं वो इस डायरेक्शन में पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसके रिजेम्बलेंस ये क्या हो जाएगा, एंटी सेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इन सेंस एंटी सेंस स्ट्रैंड्स के ऊपर अगर अपन कहें तो यहाँ पे कुछ विशिष्ट फैक्टर जो हैं वो इनिशिएशन पॉइंट को ढूंढते हैं कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डीएनए है ये हमारे काम का है, और इसके द्वारा जो भी कोडिंग्स हैं उन सूचनाओं को हमको क्या करना है, अनुलेखित करना है आरएनए के रूप में। क्लियर है? तो ऐसे में यहाँ 3 चीज़ें होना जरूरी है इस सेगमेंट में। फर्स्ट इज इनिशिएशन। आप चाहे केमिस्ट्री में जाइए, फिजिक्स में जाइए या बायोलॉजी में, इन सभी के अंदर कोई भी जो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया को प्रारंभ करना। तो अभी किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ किया जाता है, कभी भी कोई अभिक्रिया स्वतः ही प्रारंभ नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्रारंभन, देन फिर उसको किया जाता है इलोंगेट, दीर्घीकरण, और इलोंगेशन के बाद में फिर श्रृंखला को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। और बंद भी स्वतः नहीं होता, बाह्य कारकों के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, दैट इज टर्मिनेशन। और अगर अपन बायोलॉजी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसमें डीएनए में कोई न कोई समारंभन कोडोन्स होते हैं, उन समारंभन सीक्वेंस को ही हम इनिशिएशन कहते हैं। उन्हीं को ही पहचान कर फैक्टर्स उनके ऊपर पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ेंगे और पॉलीमरेज एंजाइम को सक्रिय बनाएंगे ताकि वो इलोंगेशन कर सके। फिर लगातार इलोंगेशन होगा और फाइनली फिर कुछ ऐसे कोडोन्स होंगे जो क्या करेंगे, उस श्रृंखला को बंद करेंगे। अर्थात यहीं तक की हमको कोडिंग करनी थी, इससे ज़्यादा हमको कोडिंग नहीं करनी। तो ये 3 चीज़ें होना किसी भी संरचना के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हम कह रहे हैं कि जीन का ये डीएनए का ये सेगमेंट ही हमको चाहिए, क्योंकि इसी से एक विशिष्ट प्रोटीन कोड होने वाला है। इसके अलावा हमको डीएनए के और भाग की जरूरत नहीं है। तो दैट इज नॉन एज जीन। और जीन में क्या क्या पार्ट आ गए, हमारा इनिशिएशन हो गया, एलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, और इन तीनों पार्ट के बेस पे ही पॉलीमरेज जो है इसको क्या कर देगा, अनुलेखित कर देगा।
परंतु सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि अगर कुछ साइंटिस्ट द्वारा हम डीएनए को इस जगह से काट लें, डीएनए के इस खंड को आइसोलेट कर ले, विलगित कर ले, तो विलगित करने के बाद उन पे पॉलीमरेज एक्शन करने के बाद भी इस डीएनए सेगमेंट का कभी भी ट्रांसक्रिप्शन संभव नहीं होता। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी बात थी। तो यहां पे साइंटिस्ट है प्रिबनॉव, लगभग 1910। तो प्रिबनॉव ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा सारा, तो प्रिबनॉव ने एक सुझाव दिया कि डीएनए जो है उसका ये +1 पॉइंट जो है इधर की तरफ तो जाएगा प्लस डायरेक्शन में और इधर की तरफ जाएगा माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अनुलेखन की दिशा जो है दैट इज डाउन स्ट्रीम, और जो पीछे की तरफ छूट गई उसको नाम दिया उन्होंने अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम को हम हमेशा माइनस में रिप्रेजेंट, डाउन स्ट्रीम को हम हमेशा पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि जो इनिशिएशन पॉइंट है या जो 0 पॉइंट है, उस 0 पॉइंट के अप स्ट्रीम की जो अनुक्रम है, जो हमारे सिंपल भाषा में अगर अपन समझें तो वो कोडिंग में भाग नहीं ले रही, क्योंकि कोडिंग कहाँ से शुरू होगी? इनिशिएशन पॉइंट से। इनिशिएशन से पहले किसी भी न्यूक्लियोटाइड की कोई कोडिंग नहीं होती। इनिशिएशन की होगी, एलोंगेशन की होगी और टर्मिनेशन पे जाके खत्म हो जाएगी। वही आरएनए की संरचना होगी। तो यहाँ पे हम ये मान लेते थे कि डीएनए यहाँ से यहाँ तक एक जीन कंप्लीटर या किसी प्रोटीन को किसी आरएनए को कोड करने में सक्षम है। परंतु जब नहीं हुआ तो प्रिबनॉव ने इस सुझाव को दिया कि इस पॉइंट से ऊपर की ओर अप स्ट्रीम जो कि माइनस है और हम कह रहे हैं कि कोडिंग में भाग नहीं लेती, ये कुछ विशिष्ट सीक्वेंसेज होती हैं जो यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंडिंग साइट उपलब्ध करवाती है। एक दूसरा, पॉलीमरेज को एक्टिव करती है। तीसरा, यहाँ पे फैक्टर्स को बाइंड करने की साइट उपलब्ध कराती है। जब ये सारा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं हमें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, समारंभन संकुल, और जब ये सारी तैयारी हो जाती है तब उसके बाद में क्या होता है? प्रोसेस स्टार्ट होता है इनिशिएशन का। एक सिंपल एग्जाम्पल डेफिनेशन घर पे खाने से लेके या किसी भी चीज़ की हम बात करें तो जैसे खाने के सारे मसाले तैयार हैं, जो सब्जी बनानी है वो धो के छील के काट के तैयार है। उसके बाद में अब जब सारी चीज़ें हमारे पास तैयार है तभी तो हम स्टोव को ऑन करके और इनिशिएशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि इनिशिएशन स्टार्ट करने के बाद गैस स्टोव चला के तेल डालने के बाद हम भग रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए या हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी सब्जी बनेगी। तो यहाँ पे अगर पूरा सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम इसी पे डिपेंड कर रहा है, किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये चीज़ फैक्ट है कि इस पॉइंट से आगे का ही डीएनए कोड होगा और उसी के द्वारा आरएनए बनेगा। परंतु इस पॉइंट से इधर की सीक्वेंसेस लगभग 100 से 150 यूकैरियोट्स में और थोड़ा सा ज़्यादा अगर अपन इसको ऐड करें अलग अलग टाइप के आरएनएज में, तो ये सीक्वेंसेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं? कुछ विशिष्ट सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई की गई जिन्हें कहा गया कंजर्व्ड एलिमेंट, संरक्षी तत्व, या सीक्वेंसेस का नाम दें तो सीक्वेंस का मतलब हो गया अनुक्रम, मतलब संरक्षित अनुक्रम के नाम से इनको जाना गया। लेकिन यहाँ पे प्रिबनॉव ने क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि ये वो सीक्वेंसेस हैं जो कि इस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम कर रही हैं या प्रमोट करने का काम कर रही हैं। इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर। ठीक है, अब हम इसको दो नाम दे देते हैं, प्रमोटर नाम दे दीजिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर, या फिर हम नाम दे देते हैं आरएनए प्रोमोटर। तो ये आपके न्यू टाइप के लिए और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछा जाता है कुछ 1-2 साल के गैप से, आरएनए प्रोमोटर्स। तो आप इसे आरएनए प्रोमोटर्स के नाम से भी जानते हैं।
दीज आर आरएनए प्रोमोटर। तो ये जो जीरो स्थिति है, जीरो स्थिति से ऊपर की तरफ की लगभग -150, जीरो से -150 की जो सीक्वेंसेज हैं, इनको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं प्रोमोटर सीक्वेंस। और ये जरूरी है हर प्रकार के जीन्स या हर प्रकार के जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, उनमें प्रोमोटर सीक्वेंस नेसेसरी है। विदाउट प्रोमोटर सीक्वेंस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो काम नहीं करता है या एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और हम यहाँ पे बात करें तो हम प्रोमोटर्स के क्या बोलते हैं संरचनाओं के बारे में बात कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्रोमोटर सीक्वेंसेज होती हैं ये जो प्रोमोटर सीक्वेंसेज होती हैं, ये प्रोमोटर सीक्वेंसेज क्या करती हैं, इन्हें मतलब रेगुलेट, स्टिमुलेट, इनिशिएट, ये तीनों प्रकार का जो है वो कार्य करते हैं। एक्चुअली में ये प्रोमोटर तो एक सीक्वेंस है, एक बाइंडिंग साइट उपलब्ध कराता है। ये बाइंडिंग साइट फैक्टर्स को जोड़ता है और वो फैक्टर्स ये सारे के सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक डालते हैं प्रोमोटर एलिमेंट्स, ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। फिर इस डायग्राम के अंदर इसको पुट करते हैं। एलिमेंट्स, प्रोमोटर तत्व बोल देते हैं इनको। प्रोकैरियोट्स के लिए अगर अपन कहें तो प्रोकैरियोट्स का जीनोम बहुत छोटा है, ठीक है, प्लस सटीक है, ना ही उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स है, ना ही उसमें क्रोमेटिन है, ना ही एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स हैं। तो उनके जो जीन होते हैं वो छोटे और डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड स्मॉल। क्लियर है? तो ऐसे में इनका प्रोमोटर एरिया भी क्या होता है, सिंपल और छोटा होता है, बहुत ज्यादा संरक्षित तत्व इसमें नहीं होते। तो यहां पे अगर अपन बात करें बाय प्रिबनोव, प्रिबनोव ने सर्वप्रथम ई कोलाई के अंदर जो है प्रोमोटर एरिया को ढूंढा, उसमें इनिशिएशन पॉइंट के पास लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड दूरी पर एक छोटा सीक्वेंस बॉक्स ढूंढा, जिसको उन्होंने नाम दिया TA। टाटा। वैसे सीक्वेंसेज और है, दैट इज ATT, दैट इज 5' to 3, जिसमें अगर अपन इसमें से निकालें तो ये हो गया TATA। और इस विशेष सीक्वेंस की वजह से इसको उन्होंने क्या नाम दिया, टाटा बॉक्स। ठीक है, और उनके सम्मान में इसे प्रिबनोव बॉक्स भी कहते हैं। प्रिबनोव बॉक्स भी कहते हैं। और इसी के समतुल्य आगे की तरफ अर्थात अपस्ट्रीम और भी कंसिक्वेंस बॉक्सेस को आइडेंटिफाई किया गया, जो कि इनिशिएशन में पार्ट लेते हैं और पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता के कारण होते हैं। यूकैरियोट्स काफ़ी स्मॉल ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म है, सरल है, तो उसमें एक ही प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि आरएनएज को कोड करता है। तो
तो उनका प्रोमोटर सीक्वेंस भी क्या हो गई, एक समान ही हो गई, और उन्हीं के द्वारा सारे एमआरएनएज को, आरएनए जो है उनका क्या हो जाती है, कोडिंग हो जाती है। लेकिन अगर अपन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में काफी जटिलता है। यूकैरियोट्स में क्या है, काफी जटिलता है, और काफी जटिलता के कारण यूकैरियोट्स की जो सीक्वेंसेज होती हैं, पहली बात तो उसके अंदर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ही बाहुल्यता मिलती है, वहां केवल एक एंजाइम है। यहां अगर अपन बात करें तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज, यहां से हटा देता हूं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 प्रकार के होते हैं। और ये तीनों प्रकारों में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट जो है वो कोड करता है आरआरएनए को, और ये मिलता कहाँ है, केंद्रिका के अंदर, इसलिए आरआरएनए का संश्लेषण भी कहाँ हो रहा है, केंद्रिका में। वहीं अगर अपन सेकंड की बात करें तो सेकंड कहाँ मिलता है, केंद्रक द्रव्य में, और ये कोड करता है किसको, एमआरएनए को, ठीक है। थर्ड की अगर अपन बात करें तो थर्ड कोड करता है टीआरएनए को, ये काफी जटिल है, कोशिका केंद्रक द्रव में पाया जा रहा है, ये टीआरएनए को भी कोड करेगा, प्लस आरआरएनए की स्मॉल यूनिट जो है 5s आरएनए, ठीक है। उसके अलावा हेट्रोजीनस एचएन न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। उसके अलावा एसएनआरएनए, तो कई सारे आरएनए जो हैं उनको कोड करता है, काफी जटिल यूनिट है। तो अगर हम यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रकार का पॉलीमरेज है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीमरेज की वैरायटी भी कितनी है, 3, और यहाँ पे अगर अपन प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर सीक्वेंस जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड से बड़ी मिलती है, अर्थात इसका जो प्रथम टाटा बॉक्स के रूप में अगर हम बात करें, एक्चुअली में कंस्टिट्यूएंट बॉक्सेज अलग अलग आरएनए या अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग भी हो सकती है, पर सबसे ज्यादा अध्ययन टाटा बॉक्स का ही किया गया है। ये टाटा बॉक्स संदर्भ जो ट्रांसक्रिप्शन है उसी का पूर्ण अध्ययन किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे रेफरेंस भी किसकी, टाटा बॉक्स की ही दे रहे हैं। तो अगर अपन यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स की बात करें तो ये टाटा बॉक्स की जो सीक्वेंस है ये लगभग 25 to 30 अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो है वो देखने को मिलती है। ये मिटा देता हूं। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना हम, हाँ बस ये समझाने का था, एलिमेंट्स के टॉपिक डालते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो एलिमेंट्स में हम यहाँ पे नंबर 1 पे डाल सकते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स अभी मैंने बता भी दिया कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल स्मॉल, छोटा, लगभग -10 पोजीशन पे है। फर्स्ट इज टाटा एलिमेंट और टाटा बॉक्स या टाटा सीक्वेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस एलिमेंट से पहले इसके टाइप्स और लिख लें हम। क्योंकि प्रोमोटर जो है इनिशिएशन से जुड़ता है और उसे स्टिमुलेट और रेगुलेट करने का कार्य कर रहा है, तो यहां पे हम प्रोमोटर के 2 भाग या 2 प्रकार
मैं इसको बांट सकते हैं। टाइप फर्स्ट जो है वो हो जाता है कौन सा, कोर प्रमोटर। कोर प्रमोटर, कोर प्रमोटर को सिंपल वे में समझ सकते हैं। ये एक संरचनात्मक व क्या बोलते हैं, कार्यात्मक, फंक्शनल भाग है। संरचनात्मक और कार्यात्मक भाग है और इसके कुछ हिस्से होते हैं। इनके पार्ट्स को अगर अपन समझें तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि कोर पार्टी प्रमोटर जो है वो काम क्या कर रहा है। अगर अपन सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो ये यहां पे अनुलेखन प्रारंभन, ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन या स्टार्ट साइट प्रोवाइड कराता है, दैट इज TSS प्रोवाइड कराता है। इनिशिएशन पॉइंट या इनिशिएशन साइट भी हम कहें, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इनिशिएशन पॉइंट है किस पे, DNA पे। ये तो केवल उसको समारंभन, स्टिमुलेट करने का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टार्ट साइट। सेकेंड पॉइंट अगर अपन यहाँ पे इसका दें तो हम ये दे सकते हैं कि इसकी जो आरंभन अनुक्रम है, इसके अनुक्रम लगभग 34 बेस पेयर तक होते हैं। अर्थात यहीं तक हमारा कौन सा आ रहा है, टाटा बॉक्स भी आ रहा है, तो यहां पे वही चीज आ गई। तीसरा पॉइंट जो है ये प्रोवाइड कराता है बाइंडिंग साइट। प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज। ये बाइंडिंग साइट्स भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अगर अपन प्रोमोटर सीक्वेंस की बात करें तो mRNA जिसकी हम बात कर रहे हैं, mRNA का प्रोमोटर सीक्वेंस दैट इज +1 इनिशिएशन, और ये हो गई डाउन और ये हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, अगर हम mRNA के प्रोमोटर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो ये प्लस मतलब 0 से लगभग 100 -120 तक फैला हुआ है डाउन अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं पे इसको rRNA की बात कर रहे हैं तो rRNA के अंदर ये लगभग +30 से -50, +30 to -50 पोजीशन तक फैला हुआ है। और वहीं अगर अपन tRNA की बात करें तो ये tRNA पे ये लगभग -50 से इधर की तरफ माइनस से कितना 50 +50 तक फैला हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसकी सीक्वेंसेस हैं। तो हो उतना ही गया, ये 0 से 120 मतलब 120 सीक्वेंस हो गई, ये 50 से 30 का मतलब लगभग 80 सीक्वेंस लंबा हो गया, ये 50 से 50 तक जा रहा है, इसका मतलब लगभग 100 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो गया। ये प्रोमोटर एरिया है जो कि दोनों तरफ फैले हुए हो सकते हैं अलग अलग कंडीशन या अलग अलग RNAs में। तो ये प्रोवाइड कराते हैं RNA बाइंडिंग साइट इनिशिएशन पॉइंट से। ठीक है, इसके अलावा पॉलीमरेज अकेला काम नहीं कर सकता, उसके एक्टिवेशन के लिए फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। Provide binding sites for transcription factors.
ठीक है, दीज आर कोर प्रमोटर्स। दूसरा इसके अंदर हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, वो है प्रॉक्सिमल प्रोमोटर्स। प्रॉक्सिमल प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं समीपस्थ। समीपस्थ प्रोमोटर्स, तो ये प्रोमोटर का एरिया ही है, लेकिन ये सदैव इनिशिएशन पॉइंट की तरफ, समारंभन जो बिंदु होता है उसकी तरफ रहने वाले प्रोमोटर या सीक्वेंसेज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, रेगुलेशन। इनिशिएशन पॉइंट के समीप लगभग 25 बेस पेयर के आसपास की दूरी पे होती हैं, और ये प्राइमरी रेगुलेशन करती हैं। प्राइमरी रेगुलेशन का मतलब बाइंडिंग साइट पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़े हुए हैं उन्हें बाइंड करने का या उन्हें सक्रिय बनाने का कार्य जो है वो प्रॉक्सिमल ऑपरेटर प्रोमोटर्स जो हैं वो करते हैं। यहीं पे इसी में ही ये जो दोनों कोर प्रोमोटर्स है और प्रॉक्सिमल प्रोमोटर्स है, इन्हीं में ही फिर हम यहां पे ऐड कर देते हैं स्पेशल कोर प्रोमोटर एंड प्रॉक्सिमल प्रोमोटर का कॉम्बिनेशन से विशिष्ट स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन पानी आ गया। अभी तो स्टार्ट ही हुआ, मैं बैठ गया था यार, मेरे को बोला ही नहीं गया। फास्ट है ना, तो 2 ही मिनट हुए। स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर साइट्स, जो बंधनकारी साइट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमने पहले लिखा था, टाटा बॉक्स। जो कोर प्रोमोटर और प्रॉक्सिमल प्रोमोटर्स हमने लिखी, उनके अंदर कुछ विशिष्ट दूरी पर एक प्रकार की विशिष्ट सीक्वेंसेस मिलती हैं, और इन सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं कंजर्व एलिमेंट्स, ठीक है, संरक्षी तत्व। कंजर्व का मतलब हो गया संरक्षी, एलिमेंट्स का मतलब तत्व, सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम, जो कि प्रोमोटर का भाग बनाती है और इनिशिएशन में काम में आती हैं। इनको हम दूसरी भाषा में कंसीक्वेंस, बॉक्सेस के नाम से भी जानते हैं, तत्व या एलिमेंट्स के रूप में भी जानते हैं, जिसमें हम सबसे पहले नंबर पे यहां पे पढ़ेंगे टाटा बॉक्स। ये मैंने अभी पहले वाली क्लास में बता भी दिया टाटा बॉक्स के लिए, कि अगर अपन टाटा बॉक्स की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई ट्रांसक्रिप्शन में किए जाने वाले बॉक्सेज हैं। प्रोकैरियोट्स सिंपल है, प्रोकैरियोट्स में इसकी साइज छोटी है और ये इनिशिएशन से लगभग 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड के पास में है। लेकिन अगर अपन यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ इसकी आकार भी बड़ा है, कार्य भी अलग है, प्लस इसकी दूरी जो है वो लगभग 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर जो है उसके बाद आता है। इन प्रोकैरियोट्स लगभग 10 BP टू 12 BP डिस्टेंस या दूर
यहां इन्हें प्रिवनोव बॉक्स कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर अपन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, इनकी डिस्टेंस है लगभग 25 बेस पेयर से 30 बेस पेयर के आसपास। ठीक है, और यहां हम इन्हें बोलते हैं टाटा बॉक्स। ठीक है, इसके अलावा हम इनको एक नाम और दे देते हैं, हिंज बॉक्स, हॉग बॉक्स, हॉगनेस, हॉग्स बॉक्स। ठीक है, ये कुछ विशेष प्रकार की सीक्वेंसेज होती हैं जो कि एक अनुक्रम के रूप में उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम टाटा बोलते हैं। और इन अनुक्रम्स की अगर अपन बात करें तो ये पहले मैंने लिख भी दिया था टाटा बॉक्स के अंदर, यहां लिख देता हूं अलग से, TATA, AAT, और इधर की तरफ आ जाता है AT, लगभग 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इन सीक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो ये हमको कहला रही है TATA, AAT। AAT में एक और है अंतर, या तो T होगा या A होगा। तो यहां हम इसकी बात करें तो ये हो गया TATA, दैट इज टाटा बॉक्स। और इनकी प्रेजेंस कैसे है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के ऊपर। ये विशिष्ट बॉक्स है जिससे अनेक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ते हैं, लाइक D, लाइक B, और यही स्टिमुलेट करने का कार्य कर रहा है, पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करने का भी, और स्टिमुलेट करने का जो कार्य है वो भी यही कर रहा है। विदाउट टाटा बॉक्स इनिशिएशन नहीं होता, या जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो सक्रिय नहीं होता है। इसके अलावा हमको यहाँ पे मिल रहा है सेट बॉक्स। CAAT बॉक्स, इसे कैट बॉक्स भी बोल देते हैं कई बार, दैट इज सेट बॉक्स। और इसका एक विशेष अनुक्रम आ रहा है, वो है G, G, T या C में से कोई एक, C, A, A, T, G और C में से कोई एक। T, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इसमें अगर अपन देखें तो इसमें से है विशेष क्रम CAAT, इसलिए हम इसको सेट बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दोनों की पोजीशंस की हम बात करें तो ये तो हमने क्लियर कर दिया। टाटा बॉक्स जो है वो लगभग इनिशिएशन पॉइंट से -10 पोजीशन के ऊपर उपस्थित है, जबकि टाटा बॉक्स जो है यूकैरियोट्स में ये इनिशिएशन पॉइंट से लगभग 30 बेस पेयर की क्रम के ऊपर उपस्थित होते हैं। सेटबैक्स की हम बात करें तो सेटबैक्स जो है वो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली इसकी पोजीशन जो है -50 टू 80 रिप्रेजेंट की गई है इनिशिएशन से। हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं mRNA की, उसमें इसकी पोजीशन कितनी है, -80, लेकिन ये टॉलरेंस है, अलग अलग प्रजातियों में इसकी उपस्थिति जो है अलग अलग सीक्वेंस पे हो सकती है। तो यहाँ पे तो हम कर रहे हैं -80 पोजीशन। ठीक है, -80 पोजीशन के ऊपर होती है। पर अगर अपन इसमें टॉलरेंसी डालें तो ये टॉलरेंसी लगभग -50 से -80 या -100 तक होती है। -100 तक होती है।
एक अन्य बॉक्स की हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है तीसरे नंबर पे दे आर जीसी बॉक्स। ठीक है, जीसी बॉक्सेस, जीसी बॉक्सेस के लिए हम कहें तो इनकी पोजीशन अलग अलग है, -50, -120, अलग अलग पोजीशंस के ऊपर ये आते हैं। ठीक है, और ये कुछ इन्वर्टेड अनुक्रम्स होती हैं, 6 के अनुक्रम्स के रूप में है। फाइव प्राइम का मतलब हो गया जी जी जी, सी जी जी। ठीक है, ये कुछ विशिष्ट अनुक्रम्स हैं जो कि इन्वर्टेड रिपीट्स, इन्वर्टेड का मतलब हो गया विपरीत, इन्वर्जन का मतलब विलोमित, विलोमित, विलोम। ठीक है, इन्वर्टेड रिपीट्स के रूप में पाई जाती हैं और इनकी पोजीशंस की अगर हम कहें इनकी पोजीशंस है लगभग -50। ठीक है, 80 पे जीटी बॉक्स आ गया तो इसकी पोजीशन लगभग -100। तो इनकी अनेक जो है अनुक्रम, इन्वर्टेड सीक्वेंस, इन्वर्टेड सीक्वेंस जो है वो पाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं जीसी बॉक्स। तो लगभग एक अनुक्रम होगी 50 पे, एक होगी -100 पे। इनकी उपस्थिति अनेक प्राणियों के प्रोमोटर में है और कुछ में नहीं है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे अगर अपन टाटा एंड सेट बॉक्स की कहें तो उनकी उपस्थिति नियुक्त है। एक और इसके अलावा बॉक्स मिल रहा है जिसे हम ऑक्टोमर बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये भी कुछ विशिष्टता या विशिष्ट प्रकार के जो जीव हैं उनके अंदर ये इस प्रकार की प्रमोटर सीक्वेंस जो है वो पाई जाती है। ऑक्टोमर सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये लगभग 8 जो है क्या बोलते हैं सीक्वेंसेस का है, ATTT GCAT, लगभग 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसकी पोजीशन है -120 अप स्ट्रीम, बेस पेयर अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास प्रोमोटर एरिया के अंदर जो हैं वो 4 टाइप के अप स्ट्रीम सीक्वेंसेस जो हैं वो आ चुकी हैं। इसी के अलावा एक सीक्वेंस को और हम ऐड करते हैं यहाँ पे, एक सीक्वेंस को और हम यहाँ पे ऐड करते हैं, दीज आर एनहेंसर्स। सीक्वेंस, इन्हें हम हिंदी में लिख सकते हैं संवर्धक। वैसे संवर्धक को हम रोकने वाले या कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स के रूप में जानते हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपको समझने की वो ये है कि ये कभी किससे RNA पॉलीमरेज से बाइंड नहीं होते। ठीक है, दूसरा, कभी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स
से बाइंड नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अर्थात ये प्रोमोटर से बहुत दूर है, लगभग हजारों न्यूक्लियोटाइड दूर ये सीक्वेंस हो सकती है, ठीक है, और ये प्रोमोटर से दूर है। तो एनहेंसर सीक्वेंसेस का मतलब अगर अपन संवर्धक की बात करें तो केवल इतना सा ध्यान रखना है कि ये वो विशिष्ट सीक्वेंसेज हैं जो प्रोमोटर से बहुत पहले या बहुत दूर हैं, 1000 न्यूक्लियोटाइड पहले हैं, जो कि ना डीएनए पॉलीमरेज से जुड़, वो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ रही है, ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जुड़ रही हैं, लेकिन ये इस प्रमोशन या जो इनिशिएशन हो रहा है उसको रेगुलेट करने या संदमित करने का कार्य कर सकती हैं। और सबसे परफेक्ट जो इसका कार्य है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड नहीं होती, लेकिन इन्हें जोड़ने तथा संकुल, इनकी जो मात्रा है ना, परसेंटेज, उनको बढ़ाने का कार्य करती हैं। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की उपस्थिति में इनिशिएशन जो है वो सुगमता से होता है, तो एक तरीके से रेगुलेट करने का कार्य करती हैं। दीज आर एनहेंसर सीक्वेंसेज। तो ये होता है कंप्लीट यूकैरियोट्स के अंदर प्रोमोटर सीक्वेंसेस। ये बता देता हूं टाटा। अब इसी में कुछ पॉइंट्स हमारे अगर प्रोमोटर की बात करें जो इससे जुड़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे एनहेंसर सीक्वेंसेज आई और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ रहे हैं, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को करने, पॉलीमरेज एंजाइम को यहाँ पे जोड़ने, उसको स्टिमुलेट करने, उसके कोर एंजाइम को क्या बोलते हैं, कोर पार्टिकल को होलो एंजाइम में एक्टिवेट करने में फैक्टर्स की जरूरत होती है। ये कुछ विशिष्ट प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहलाते हैं। ये प्रत्येक प्रकार के आरएनए के लिए अलग अलग कोड किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम mRNA के संश्लेषण की बात कर रहे हैं इन यूकैरियोट्स, तो इन यूकैरियोट्स mRNA के संश्लेषण की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देयर आर ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया फैक्टर TF, यहाँ पे पॉलीमरेज कौन सा काम आ रहा है, सेकेंड, और यहाँ पे फैक्टर्स का एक पूरा संकुल है, इसलिए हम उसको कह देते हैं X, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर संकुल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ अगर अपन X की वैल्यू पुट करते हैं फॉर mRNA तो X कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ पे X क्रम से मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले D जुड़ेगा, D, A, B, E, F की 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, एंड H, I, J, दीज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो हमको जैसे यूज में लेते जाएंगे कैसे नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H, इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो ये सारी सीक्वेंसेस जो है प्रोमोटर के रूप में रिप्रेजेंट होती है और वही क्या बोलते हैं, इनिशिएशन में काम आती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टाइप ऑफ आरएनए और आरएनए संश्लेषण मतलब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं।